Hi everyone, welcome to Rotap. My name is Niharika Wale Bhatnagar and I'm with you with the specific series of 10 MCQs a day और हम पढ़ रहे हैं AFM मॉड्यूल C और आज हम कर रहे हैं द टॉपिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पेपर में बहुत पूछा जाता है, ये आपके नए सिलेबस के अंदर ही आया था। तो ये चैप्टर ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया है इन द एग्जामिनेशन एज वेल। तो इसको आज एंड तक इस क्वेश्चंस को करते रहेगा बिकॉज मैंने ना जिस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आए हुए थे उनमें से कुछ आपके साथ डिस्कस भी करने हैं एंड दे आर ऑल फ्रॉम द मैकमिलन बुक, तो आपको हेल्पफुल भी रहेगा। अच्छा, एक और चीज़, अगर आपको लगता है आप इस टॉपिक को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो ना, आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड कर सकते हो। पीवाईक्यू बुकलेट का लिंक हमारा यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिकलेक्टेड आपके सारे सब्जेक्ट्स के लास्ट 5 अटेम्प्ट्स सारे के सारे आपको इसमें मिल जाएंगे। ठीक है, सो जितने हमारे पास हैं, आपके पास जितने क्वेश्चंस बने वो आपके उसमें डाले हुए हैं। इनफैक्ट उसके अंदर जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं वो भी स्पेसिफाइड हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट भी ऑन दैट बेसिस हमने आपको हर एक सब्जेक्ट की उसमें प्रोवाइड करवाई है। और आपको हम दे रहे हैं ओवरऑल 1200 MCQs फॉर प्रैक्टिस एब्सोल्युटली फ्री। सो व्हाट यू कैन डू इज, आप ना यहाँ पर नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन के अंदर और वहां से आप इस पीवाईक्यू बुकलेट को डाउनलोड कर सकते हैं विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन टर्म्स ऑफ योर प्रिपरेशन। तो प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड दिस, क्योंकि आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ को सेव कर सकते हैं एंड इनफैक्ट इसको प्रिंट कर सकते हैं, तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। राइट, सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर एवरीवन। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, पेपर में कई बार पूछा हुआ है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा एवरीवन, एक और चीज इसके साथ में ना, इस सेशन के अंदर ही हम लोगों ने क्या किया, जो मैंने संकल्प इस सीरीज में ना इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया हुआ है, इस टॉपिक के फॉर्मूलाज कराए हुए हैं, इसका सारा बेस कराया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो उसको वहां से पढ़ सकते हैं। बस करना क्या होगा, यहाँ डिस्क्रिप्शन से आप ना डायरेक्टली ये आपको ले जाएगा हमारे उस यूट्यूब के सेशन के ऊपर। तो वहां से आप उसका थ्योरेटिकली कंटेंट पढ़कर फिर ये क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है या नहीं। ठीक है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, डब्ल्यूसीसी के बारे में क्या सही है, ये बेस्ड अपॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट है, नहीं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहता है कि मैं वेट्स को, यानी किसकी कितना प्रोपोर्शन है, उसको पिक करता हूँ। अगर मैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी लेता हूँ तो उसके साथ में वेट ऑफ इक्विटी लूंगा। अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट लूंगा तो उसके साथ में उसका वेट कितना प्रोपोर्शन है उसको लूंगा। मतलब अगर मैंने बोला कि जी मेरा तो इक्विटी को मैंने 8% का डिविडेंड देना है, जो मेरा डेट है वो 66% का है, और फिर मैंने बोला कि कहते कि डेट और इक्विटी है कितना, मैंने बोला देखो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल लगे हुए हैं 10 लाख रुपीज। अगर हमने 10 लाख रुपीज लगाए हैं तो इसका 50% यानी 5 लाख हमारा इक्विटी का है और 5 लाख ही हमारा डेट का है। तो आपको वेट समझ में आ गया, परसेंटेज में समझ में आ गया ना किसका कितना हिस्सा है। तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दोगे इसको भी 50% से और इसको भी 50% से। तो आपकी दोनों का 50-50% होगा बिकॉज आप एवरेज ले रहे हो, लेकिन कौन सा, बेस्ड अपॉन द वेट्स। तो ये रह गया 4% और ये रह गया कितना, 3%। सो उस हिसाब से द टोटल कम्स आउट टू बी 7%। आप कह रहे थे कि अगर इंडिविजुअली देखोगे तो इसका 8% है, इसका 6% है, और अगर हम वेटेड निकाल रहे हैं तो वो निकलेगा 7%। तो इससे क्या समझ में आता है, इट रिमेन्स कांस्टेंट, नहीं कांस्टेंट नहीं रहता ना। जो डेट होता है वो ऊपर नीचे हो सकता है और डेट लें या हो सकता है हम कम डेट लें। It represents the average risk and the cost of capital existing sources of finance। नहीं, हाँ हम ये कह सकते हैं, ये वाला पॉइंट तो बनता है क्योंकि ये एवरेज रिस्क की बात कर रहा है बेस्ड अपॉन द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये वाला फिर बन जाता है। इट एक्सक्लूड्स द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऐसा नहीं होता। अगर प्रेफरेंस शेयर्स हो तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस इनटू प्रेफरेंस करते हैं, यानी उसका वेट और उसका कॉस्ट दोनों पिक करते हैं, तो ये ऐसे नहीं होता। द ऑप्शन इज सी। Consider the following regarding the cost of debt. Number one, interest on debt is tax deductible, so the effective cost of debt is lower than the coupon rate. Normally ये चीज़ होती है, जैसे ना अगर मैंने डेट लिया था 10% के रेट ऑफ रिटर्न, मतलब इंटरेस्ट पर। अब हुआ क्या, मैं क्या करूँगी, मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सामने रो सकती हूँ। हाउ कैन आई क्राई इन फ्रंट ऑफ देम, आई कैन से कि भाई मैंने ना इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट पे करती हूँ क्योंकि मैंने लोन लिया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने बोला मेरी इनकम थी जी 10 लाख, उसने लिख ली। फिर उसने बोला 10 लाख में से, निहारिका मैम आपका इंटरेस्ट कितना था, मैंने कहा
1 लाख का। कहते हैं अब फिर कितना बचा, 9 लाख। अब आप 9 लाख पर ही टैक्स दे दो। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, मेरी इनकम जो टैक्सेबल थी वो कम हो गई, तो मेरा टैक्स भी कम हो जाएगा। तो ये एक फायदा होता है हमारा डेट का। इसीलिए हम कहते हैं कि डेट के कारण ना, ठीक है हम इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं लेकिन हमारा इनकम टैक्स बचता है। ये एक सही पॉइंट है। ठीक है। द कॉस्ट ऑफ डेट इज अफेक्टेड बाय द मार्केट प्राइस एट विच द डेट इज इशूड और ट्रेडेड। ऐसा नहीं होता, बॉन्ड्स वगैरह पे जो इंटरेस्ट आता है वो तो उतना ही देना होता है ना। अब हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो चीज़ हमारी मैनेज हो ही जाती है ना। डन। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स द सेम वेदर डेट इज रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अच्छा ये भी एक पॉइंट होता है हमारे कंट्री में। तो वैसे देखिए अगर कोई लोन लेता है तो लोन तो वापस करना पड़ता है ना, ये वाली चीज तो हम लोग कहते ही हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हैज टू बी 1 and 3। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 and 3। क्योंकि ना मेरे अकॉर्डिंग जो कॉस्ट ऑफ डेट अफेक्ट होता है मार्केट प्राइस से, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो आपका टोटल कॉस्ट ऑफ डेट होता है वो नॉर्मली सेम ही रहता है। ठीक है, क्योंकि वो आपको जो डेट होता है ना, इंटरेस्ट जो आपको पे करना होता है, ये फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी बात कर रही हूँ मैं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर बात नहीं कर रही हूँ। अब कंपनी को जो डेट पर इंटरेस्ट देना होता है ना, वो आपका दिया जाता है। जैसे मान लो मैंने ना 10% का अपना इंटरेस्ट आपका डेट पर आप दे रहे हो, तो जितना आपका प्रिंसिपल है उस पर आपका 10% ही चली जा रहा है, उस पर कोई और उसमें डिबेट नहीं है कि जी मार्केट प्राइस हमारे डेट का बढ़ गया घट गया, कहते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि ये हम हमेशा फेस वैल्यू पर पे करते हैं, जितना फेस वैल्यू होगा या जितना पेंडिंग होगा, मार्केट प्राइस पे क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर ये तो नहीं बनेगा। सिर्फ यही वाला इसका पॉइंट गलत है। थर्ड वाला तो सही है कि कॉस्ट ऑफ डेट रिमेन्स द सेम वेदर रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल होता है जिसको आप एक पर्टिकुलर टाइम बाद रीपे कर दोगे, और इरिडीमेबल होता है जिसको आप जब तक ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है तब तक वो लोन चलता ही रहेगा। जब कंपनी मर रही होगी तब उससे कुछ एसेट बेचकर इनको पेमेंट कर दी जाएगी। तो ये एक फर्क आ जाता है। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल, इंटरेस्ट तो उतना ही पे करना है ना, इंटरेस्ट का क्या फर्क पड़ता है, टाइमलाइन का फर्क आ सकता है। हाँ जी, कितने सालों के लिए पे कर रहे हो उस पे फर्क आएगा, बट ओवरऑल द कॉस्ट रिमेन्स द सेम। सो इसका आंसर हैज टू बी सी। ठीक है। ओके। अब ये रहा, द फर्म हैज द फॉलोइंग डेटा। कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपका दिया हुआ है 16% का, कॉस्ट ऑफ डेट आपका दिया हुआ है 8% का। डेट इक्विटी इज 1:1। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों 50-50% हो गए, तो एक भी 50% है और दूसरा भी 50% है। दिस इज गुड देन, है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप इसका ना क्या निकालो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। WACC निकाले हुए, तो हम कैलकुलेट कर लें। मेरा cost of debt into the weight of debt plus cost of equity into the weight of equity। अभी हम पीछे कर कर आए ना, दिस इज 16% फॉर इक्विटी, आई एम सॉरी यहाँ पर आया, और यहाँ पर आया आपका 8%, एंड दिस इज बेसिकली 50% है प्लस द 50% है। तो क्या मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि 8 into 5, ये आ गया 4%, 50% उठाना है इसका, और इसका कितना आया 8%। तो मेरे पास बन रहा है 12। ये ही इसका आंसर बन जाता, बिकॉज बाकी बनते नहीं। रिप्रेजेंटिंग द ओवरऑल एक्सपेक्टेड इन रिटर्न ऑन इन्वेस्टर्स। सी दिस इज द पॉइंट। ऐसे न्यूमेरिकल्स में, जर्नल्स के अंदर, मैं कभी भी नहीं कहती हूँ, रेक्टिफिकेशन के अंदर, BRS के अंदर, देयर आर सर्टन एरियाज आपको वो क्वेश्चन पहले सॉल्व करके ही देखना है। कि अगर आप पहले उसके आंसर देखोगे और फिर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करोगे ना, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। इनके लिए आपको पहले एक बार सॉल्व करना ही चाहिए। ठीक है। तो इसमें हमारे पास अगले तो चाहे मैं देखूं ना देखूं एक बराबर है। 8% में वो कह रहा है ये आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ फंड्स है। सिमिलर क्वेश्चन बन जाता है लेकिन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि पता नहीं ना कि 8% आ रहा है कि नहीं आ रहा। 16% में लिखा हुआ है सिंस इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द मेन फाइनेंसियर्स। वो ऐसे वो है नहीं इसके अंदर, क्योंकि दोनों का 50-50% है, तो वैसे ही गलत है। 10% रिप्रेजेंटिंग ओनली द कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स। कॉस्ट ऑफ अर्निंग्स तो यहाँ पर वैसे भी नहीं दिया हुआ था, रिटेन्ड अर्निंग्स का अलग से इन्होंने नहीं बताया हुआ। तो ये वैसे ही दोनों बाहर हो गए, सिर्फ हमारे पास फर्स्ट टू पे से देखना जरूरी था। ठीक है। Now comes promoters of ABC Limited wish to retain control over the company and avoid delusion of ownership. Which of the following financing decisions aligns with this objective? Raising additional funds through a public equity issue, issuing right shares to existing shareholders, raising long-term debt through debentures or term loans, issuing differential voting rights based on the equity shares.
सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, वो कह रही है कि उसको ना डिल्यूजन नहीं करना, मतलब उसको अपने वोटिंग राइट्स खत्म नहीं कर रही, ये वाला इक्विटी बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। तो वो कहते हैं कि हमारे ना मेरी शेयर होल्डिंग, मतलब मेरी शेयर होल्डिंग, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वोटिंग की जो पावर है वो खत्म हो, क्योंकि अगर सामने वाले की बढ़ गई तो पता चले कल को मेरे को एक कंपनी से बाहर निकाल दिया जाए। दिस इज वन पर्टिकुलर थिंग विच हैज हैपेंड विद वन ऑफ द पर्सन्स जो फेसबुक के अंदर, अब तो खैर मेटा हो चुका है, मेटा के अंदर ना जो उसके फर्स्ट सीईओ थे, जकरबर्ग ने ये चीज़ की थी कि उन्होंने ना उनका जो पोर्शन था वो समहाउ इट वाज रिड्यूस्ड इन फ्रैक्शन, जबकि वो बहुत मेजर रोल प्ले कर रहे थे। बट वही है कि अगर आपके वोटिंग राइट्स खत्म हो गए तो योर एग्जिस्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नियर अबाउट डेड। कोई फर्क नहीं पड़ता आप प्रेजेंट हो कि नहीं हो। तो वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। तो आप और इक्विटी शेयर्स इशू कर दोगे तो सारे तो और शेयर चले गए, राइट शेयर कर दोगे तो भी चले गए। लास्ट वाले में भी देखिए, इशूइंग डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बेस्ड इक्विटी शेयर्स, ऐसे इक्विटी शेयर्स जिसमें किसी एक आपकी ना, लोग कह देते हैं कि भैया मेरे को ना वोटिंग राइट नहीं चाहिए, तो कहते हैं क्या करना है फिर, इक्विटी शेयर तो लेना है लेकिन वोटिंग का मेरे को उतना झंझट नहीं चाहिए, तो मेरे पास कम वोटिंग होगी तो चलेगा। और दूसरा वाला कहता है कि मेरे को तो मेरे एक शेयर की ना वोटिंग राइट मेरे को बहुत ज्यादा चाहिए। तो वो वैसे वाले शेयर आते हैं जिनके अंदर ना एक शेयर और दूसरे शेयर के अंदर बस फर्क ये है कि एक की वोटिंग राइट ज्यादा स्ट्रांग है और एक की कम है। दे आर कॉल्ड डिफरेंशियल वोटिंग राइट बेस्ड, ठीक है। तो ये भी आपके है, तो वोटिंग की तो बात आई गई, कम ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लास्ट वाला केस है जो हमारे पास सी पॉइंट है, जो कहता है जी भैया हम डेट ले लेते हैं, हमारे पास वो टेंशन ही खत्म होगी कि हमारी वोटिंग राइट किसी और के पास जाएगी। देन कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशन, आपके पास एक स्पेसिफिक सिचुएशन दी हुई है और वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि आप यहाँ पर कंसिडर देखिए कि कंपनी है, उसने बोरो किया था हेविली ड्यूरिंग द इकोनॉमिक बूम एट हाई इंटरेस्ट रेट। उस समय जब बूम चल रहा था तो सारी कंपनीज ग्रो कर रही थी, तो हमें था कि पैसा रिकवर हो जाएगा, हमने इंटरेस्ट रेट ले पे उठा लिया पैसा, एक्सपेक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, तभी लोग लोन लेते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आप रीपे कर लोगे। However, a downturn led to reduced earnings and then the firm now struggles to pay interest. होता है कई बार, आगे इकॉनमी चेंज हो जाती है और साथ साथ इकॉनमी का भी तो वो है ना, फ्लो है, बूम रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी, वो उसके साइकिल में, इकोनॉमिक साइकिल पे चल पड़ा, तो एक टाइम बाद महंगाई आएगी, फिर धीरे धीरे वो महंगाई खत्म भी तो होएगी, सब कुछ होएगा। तो वो चीज़ हो गई, अब कंपनी फंस गई है। अब वो कह रहे हैं विच फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर डज दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हाईलाइट। क्या कर रहा है ये, डिग्री ऑफ कंट्रोल की बात कर रहा है? नहीं, डिग्री ऑफ कंट्रोल यानी वोटिंग, वोटिंग की तो बात ही नहीं हो रही। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है हमको अपनी इक्विटी से इतना प्यार है कि हम इक्विटी को छोड़कर दूसरे दूसरे तरीके से अपने पैसे अरेंज कर रहे हैं। देन कम्स द कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट हम बोल सकते हैं, हाँ ये वाला पॉइंट बनता है, क्योंकि यहाँ पर वो लोन्स की बात करें ना कि लोन के डेट ट्रैप में फंस गए, पहले लोन ले लिए अब लोन पे नहीं हो रहे, तो वो है। नॉर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम यहाँ पर नहीं है, दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डेट कैलकुलेशन। लगा था पे हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ और वहां पर वो फंस गए, नॉर्मल है। Then comes in deciding the capital structure, a firm in India must adhere to certain regulatory and institutional norms. Which one of the following best describes these constraints? इंडिया के अंदर ना आपको रेगुलेटरी और इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ता है, इनमें से कौन सी चीजें बताता है? लेंडर इम्पोज मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशो बेस्ड ऑन सेक्टोरल स्टैंडर्ड्स। लेंडर्स बहुत बार कह देते हैं कि हाँ जी इस पर्टिकुलर सेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको आपका मैक्सिमम डेट इक्विटी रेशो ये होना चाहिए। सेबी एंड स्टॉक एक्सचेंजेस मैंडेट यूनिफॉर्म कैपिटल स्ट्रक्चर्स। ऐसा तो कुछ नहीं है, मतलब वो आपको मैंडेटरी नहीं कर सकते, आपकी इच्छा है ना, आप किस तरह से अपना कैपिटल स्ट्रक्चर रखना चाहते हो, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। आरबीआई डायरेक्टली डिटर्मिन्स द फर्म्स मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी। आरबीआई अगर ये करने लग गया हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ऑर्गेनाइजेशन भी एक्सेसिव कंट्रोल में चल जाएगी और आरबीआई को भी बहुत ज़्यादा मॉनेटरी गाइडलाइंस देने पड़ जाएंगे, विच इज़ मोर और लेस वेस्ट, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग ग्रो कर रही होती है, कभी कोई प्रॉफिट में होती है, कभी कोई लॉस में होती है, उसके सोर्सेज ऑफ फाइनेंस भी उसकी अपनी सोच है, उसके डायरेक्टर्स की सोच है। तो आई वुड से दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। कॉर्पोरेट लॉ प्रोहिबिट्स द यूज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स बियॉन्ड अ फिक्स लिमिट, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स आप ले सकते हो, लेकिन हाँ हमारे कंट्री में बोल दिया गया कि आपको उनको रीपे करना है 20 साल के अंदर अंदर। और कोई चिक चिक नहीं है हमारे यहाँ, इतने बुरे नहीं है, ठीक है, कि अब हर एक के ऊपर ये बोलने लगे कि इतना ही लोन ले सकते हो, कंपनी के ऊपर है। वो लोन करोड़ का ले रहा है और वो रीपे कर रहा है, तो क्यों चिक चिक करेगी गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को तो फायदा है ना, उसको अगर उस वहां उससे लोन लिया होगा तो उसका भला है इस मामले में, फ्रैंकली क्यों, क्योंकि उसको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा होगा। Now comes according to net income approach, as the proportion of debt in the capital structure increases. क्या होगा?
अगर आप डेट ज़्यादा लेने लग जाओगे और इक्विटी आप ज़्यादा नहीं लोगे, मतलब आपने डेट की तरफ जोर मार दिया कि आपको पैसा अरेंज ही करना है, तो एक काम करते हैं हम डेट से ले लेते हैं, तो क्या होगा? देखिए, डेट पे जाने का सबसे बड़ा फायदा पता है क्या होता है? हमारे डेट पर जाते ही हमारे ना इक्विटी की टेंशन कम हो जाती है, क्योंकि इक्विटी, देखिए पता है क्या होता है, इक्विटी घर का बच्चा है। घर का बच्चा यानी जैसे ही मम्मी पापा की इनकम बढ़ती है, इसकी पॉकेट मनी बढ़ने लग जाती है। डेट वाला जो है ये बाहर का है, बाहर से कोई आया है, उसने बोला कि सर मेरे इतने पैसे बनते हैं, आपने उसको उतने पैसे दिए, वो चला गया। इक्विटी आपकी कंपनी के ओनर है। कंपनी अगर ज्यादा इनकम कमाएगी तो ये डिविडेंड ज्यादा मांगेंगे। ये बोलेंगे सारा रिस्क हमने उठाया, हमारे सामने आपने लोन लिए हैं, हमारे सामने आपने हमारे पैसों को इतनी जगह पर स्टेक पर प्रोजेक्ट्स पर लगाया है, तब तो हम कुछ नहीं कह रहे थे, अब हमारे डिविडेंड कहाँ है? तो इसके साथ ये होता है, आपका जब आप डेट बढ़ाते हो ना, तो आपका ये थोड़ा सा बेनिफिट हो जाता है कि आपकी फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। बट इसका ना आगे जो आप लिमिटेशन देखोगे वो भी बता देती हूँ। बहुत ज़्यादा डेट हो जाने के बाद क्या होगा, डेट ट्रैप में फंसने का डर होता है और कंपनी खत्म होने का डर होता है। तो डेट का इस्तेमाल ध्यान से करना चाहिए, इसको डबल एज्ड स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार कहा जाता है, कि ठीक है आप एक तरफ खुश हो रहे हो कि हाँ ये पैसे भी आ रहे हैं, और दूसरी तरफ आपको वो लोन आपको काट भी रहा है। और धीरे धीरे इसके भी आगे हर चीज बुरी होती है ना, एक लेवल के बाद, एक लेवल के बाद तो ज्यादा पानी पीना भी बोल देते हैं कि बुरा होता है। तो ये तो ऑर्गेनाइजेशन का लोन लेना है, बहुत ज्यादा लोन लेने से उनकी रीपेमेंट इम्पैक्ट हो जाती है, तो दैट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसका आंसर यही बनता है कि देखो, वैसे तो लेना बहुत अच्छी बात है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज होती है, कि इक्विटी बहुत पैसा मांगता है, डेट बेचारा अपनी जितने उसके बनते हैं उतने लेकर निकल जाएगा, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म इंक्रीजेस। तो नेट इनकम अप्रोच एग्जैक्टली कहती यही है। ठीक है, तो हम लोग ये कह देते हैं कि स्ट्रक्चर में हमारे पास बात यही आती है। तो द आंसर इज एक्चुअली बी। बाकी नहीं है इसके, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होता। आप अगर डेट ज़्यादा लोगे, इक्विटी कम है, तो एटलीस्ट उस टाइम पीरियड पर आपको डिविडेंड्स तो कम देने हैं ना। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स अनअफेक्टेड, इट गेट्स अफेक्टेड, ऐसा नहीं हो सकता। प्रैक्टिकल लाइफ में भी एक बात बताइए, आपके पास ऑलरेडी लोन होंगे ना, तो आप रीपे अच्छे से कर रहे हो तो आपको कोई और लोन दे देगा। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू ये है, अगर आपके पास ऑलरेडी 4 लोन है ना, मैं पांचवा लोन देते हुए सोचूंगी, 4 तो लोन ले रखे हैं, तो यानी डेट का भी ज्यादा हो जाना ऑर्गेनाइजेशन को खराब करता है। ठीक है, नाउ कम्स द एनओआई और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, जो है वो किसने डेवलप की थी? एजरा सोलोमन ने की थी, डेविड ड्यूरैंड ने की थी, मोद गिलानियन मिनर ने की थी, या जे फ्रेड वेस्टन ने की थी? एनओआई अप्रोच वाज गिवन बाय डेविड ड्यूरैंड, अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम, पूछा जा सकता है पेपर में, तभी मैंने एक क्वेश्चन में डाला था। ठीक है, then comes consider the following statements regarding the cost of capital. The cost of capital represents the minimum rate of return that a firm must earn so that its investment projects to maintain its market value. This is one particular thing. Clarity देता है कि इतने तो हमें पैसे कमाने ही पड़ेंगे और कितने पैसे हमने देने हैं उन लोगों को जिन जो हमसे अफेक्ट होते हैं, यानी हमारे स्टेक होल्डर्स, चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो। इट इंक्लूड्स बोथ एक्सप्लिसिट कॉस्ट यानी इंटरेस्ट ऑन डेट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट होता है जो दूसरों को दिया जाता है, इम्प्लिसिट होता है जो अपनी खुद के ऊपर हमारी कॉस्टिंग चल रही होती है। क्योंकि देखिए, अगर कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर अपना पैसा लगाता है, वो तो एक तरह से इंटरनल लोग हो गए ना ऑर्गेनाइजेशन के, पर देन उनका पैसा जो सेविंग में, हम लोग वो अपने सेविंग में तो रखते नहीं, रिजर्व्स एंड सरप्लस बनाकर जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वही कंपनी में ही दोबारा इन्वेस्टेड रहता है। तो उस पर लगती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो पैसा आप दे नहीं रहे हो, लेकिन आपको मन में पता है कि ये कॉस्ट बनती है। Cost of equity capital is usually lower than the cost of debt since it has no fixed payment obligation. कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इक्विटी के तो ज्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी के भाव ज्यादा बढ़ते हैं। दे लाइक ऑलरेडी हम लोगों ने कंपनी में इतना इन्वेस्ट करा है, इक्विटी में लोग रिस्क ज्यादा लेने को तैयार होते हैं ना, तो उस हिसाब से इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होती है। The cost of capital acts as a benchmark for investment appraisal and financing decisions. That's true. अगर आपने बोला कि देखो इतनी कॉस्ट आती है, इतने रिटर्न आ रहे हैं, फायदा हो रहा है तो लेंगे, नहीं हो रहा तो नहीं लेंगे, तो दिस इज करेक्ट। तो आई कैन से कि इसमें ना 3 पॉइंट आपके करेक्ट है, और ये बीच वाला, ये वाला गलत है। तो दैट वुड बी 1, 2 एंड 4। ठीक है, दैट इज ऑप्शन ए। Done, everybody? Now comes the next part. That is, which of the following correctly states the formula for YTM used to estimate the debt from market data? ये ना नॉर्मल YTM नहीं है, हमने बॉन्ड वैल्यूएशन में भी मैंने आपको कल करवाया था, तो कई बार दिमाग में आता है मैम वो वाला फॉर्मूला, इसमें फ़र्क है। इसमें ना वेटेड एवरेज की बात की जाती है। वेटेड एवरेज यानी पहले आप लिखोगे इंटरेस्ट, उसमें आप क्या करोगे, आपकी मेच्योरिटी वैल्यू यानी आज का प्राइस, पी होगा,
मेच्योरिटी वैल्यू जब मेच्योर होगा तब कितने देने हैं, डिवाइडेड बाय आप करते हो लाइफ ऑफ दैट एसेट। नीचे हम पहले क्या कर रहे थे, एम प्लस एन डिवाइड बाय टू करते थे, लेकिन ये आपका कौन से वाला है, कॉस्ट ऑफ डेट फ्रॉम मार्केट डेटा, इस वाले हम लोग यूज करते हैं ना, ये वाले वाईटीएम के अंदर हम कहते हैं कि जी 0.6 ज्यादा वेटेज दे देना हमारे मार्केट प्राइस को जो आज चल रहा है, और कम वेटेज देना जो हमने फ्यूचर में मार्केट वैल्यू पर देना, मैच्योरिटी पे हमने पैसे देने हैं। तो इस फॉर्मूला में बस ये फर्क आ जाता है कि ये लोग वेटेड की बात करते हैं। सो द आंसर इज एक्चुअली बी। आपके पेपर में मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चंस आपके फॉर्मूला आइडेंटिफिकेशन के आते हैं, तो ये क्वेश्चन उस हिसाब से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो दिस इज इट एवरीवन, आई होप ये पर्टिकुलर सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा है। इफ इट इज तो प्लीज सबसे पहले इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स, बिकॉज इंपॉर्टेंट है, जितने अच्छे से पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा। अच्छा चलिए, अगर आपको लगता है कि आपको हमारे कोर्सेज देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन एक्चुअली गो हेड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट। क्या करना होगा, यू हैव टू गो ऑन टू, मान लीजिए आप गूगल पर गए और आपने वहाँ पर लिखा एडुटैप, जस्ट लाइट आउट एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस आ जाएगा सामने, बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए। और जैसे ही आपको एडुटैप दिखता है, जस्ट गो ऑन इट, यहाँ पर देखिए टॉप पर ही आ गया, एडुटैप पर आप क्लिक करेंगे, बस इसे क्लिक किया। ये देखिए यहाँ पर ना कोर्सेज में चले जाएं, और उसके बाद हमारे पास आता है ये जेआईबी कोर्सेज। जैसे ही आप जेआईबी कोर्सेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पर ना नीचे देखिए, एक तरफ अपने पास कॉम्बो है, एक तरफ अपने पास सिंगल है। यू कैन लुक फॉरवर्ड टू आवर बैंकर्स कैप्सूल, वो एक कंप्लीट रिकॉर्डेड है। सुपर क्रैश कोर्स कंप्लीट लाइव है। और मास्टर कोर्स एज सच तो एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड कोर्स है, जिसमें आपका पूरा सारा रिकॉर्डेड मिलता है, लेकिन जस्ट बिफोर द एग्जाम हम आपको लाइव भी प्रोवाइड करवाते हैं क्लासेस, ताकि आप रिवाइज कर सके। इन सब के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कॉन्सेप्चुअल नोट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सब मिलेगा। अगर किसी ने सिर्फ टेस्ट सीरीज खरीदनी है तो वो भी आप खरीद सकते हैं, और अगर कोई एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट खरीदना है तो वो भी आप खरीद सकते हैं। सो आपको ये टेस्ट सीरीज की ये रही, और कैप्सूल कोर्सेज हमारे ये रहे, और मास्टर कोर्स ये रहे। सो इफ यू वांट टू परचेज एनी ऑफ दीज, जस्ट गो ऑन टू द एरिया ऑफ कोड JIB75 यूज कीजिए, और आपको फ्लैट 75% ऑफ मिल जाएगा। So please go ahead and check it out on our website and prepare well, everyone. All the very best. Thank you.